नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं गौनिका अरोड़ा। शाम के 4 बज गए हैं, वक्त हो गया है आज की बड़ी खबर का। भारत में पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी के बाद उड़ीसा में जगह जगह पर बाजार ऐसा गर्म हुआ है कि पेट्रोल पंपों पर लाइनें लग गई हैं। अफवाह फैल रही है, तेल पर पैनिक की लाइनें। उड़ीसा में डर का ट्रैफिक जाम बन चुकी है। भुवनेश्वर के पेट्रोल पंपों पर गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें लग गई। ये सिर्फ तेल भरवाने की लाइनें नहीं, बल्कि ये डर की वो तस्वीर है जिसे अफवाहों ने पैदा किया है। भुवनेश्वर में कहीं 200 रुपए की लिमिट लगा दी गई है, तो कहीं पेट्रोल पंपों पर तेल खत्म होने की अफवाह उड़ाई जा रही है, और कहीं तो पेट्रोल पंपों पर बैरिकेडिंग और पुलिस तक को तैनात करना पड़ा है। भुवनेश्वर में आलम यह है कि तेल के लिए पेट्रोल पंपों के बाहर वाहनों की लंबी लंबी लाइनें लग गई हैं। लोगों में पेट्रोल डीजल की खरीद के लिए अफरा तफरी मची हुई है। लेकिन अब बड़ा सवाल यह है कि जब सरकार ये कह रही है कि तेल की कोई कमी नहीं है, तो फिर से पैनिक कौन फैला रहा है? डीजल संकट वाली डर की स्क्रिप्ट कौन लिख रहा है, और तेल की अफवाह फैक्ट्री का असली ऑपरेटर आखिर कौन है? तो उड़ीसा में जगह जगह पर इस तरीके से पेट्रोल पंपों पर लंबी कतारें देखी जा रही हैं। लोग लगातार पैनिक बाइंग कर रहे हैं, लेकिन सवाल यही है कि आखिर ये पैनिक कौन फैला रहा है, जिसकी वजह से गाड़ी, बाइक्स, इनकी लंबी कतार अलग अलग पेट्रोल पंपों के बाहर देखी जा रही है। दरअसल ये बार बार सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि देश के पास पर्याप्त स्टॉक है, 60 दिनों का पेट्रोल डीजल का स्टॉक है, 45 दिन का एलपीजी का स्टॉक है। तो आखिर ये अफवाह कौन फैला रहा है? ये पैनिक कल से ही महसूस किया गया था। हो सकता है कि उसका रीजन हो, कुछ लोगों को रूमर उड़ा हो या कुछ हुआ हो कि पेट्रोल के प्राइसेस बहुत बढ़ने वाले हैं या कुछ हो, ये सब हो सकता है। मैं उसके बारे में पैनिक क्यों हुआ इसके बारे में मैं ज्यादा नहीं बता सकता हूं, लेकिन मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि जिस तरह से पिछले 2 महीने से इस क्राइसिस पीरियड में उड़ीसा में सफिशिएंट प्रोडक्ट अवेलेबल था, आज भी सफिशिएंट प्रोडक्ट अवेलेबल है, और उसी प्रकार से नॉर्मल आप परचेज करें। किसी को पैनिक होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। हमारी ओर से, ऑयल कंपनी की ओर से, किसी ऑयल कंपनी की ओर से कोई इस प्रकार का रिस्ट्रिक्शन नहीं है। फ्यूल टैंक में जो रिक्वायरमेंट है वो आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से तेल ले सकते हैं। डीलर और कंपनी के बीच में तो ऐसा कुछ नहीं है। जो भी रिक्वायरमेंट उनका आएगा हम लोग उसको दे रहे हैं, और अगर कहीं कुछ ऐसा है तो अभी भी हम लोग सप्लाई शुरू कर दिया पूरा, और कंटिन्यूअसली इंश्योर कर रहे हैं कि उनके यहाँ, डीलर के यहाँ पर रेगुलर प्रोडक्ट अवेलेबल रहे। हमारे पास करीब 2800 पेट्रोल पंप हैं, और मोर और लेस उसमें करीब पूरे उड़ीसा में देखा जाए तो 20-22 पंप ऐसे हैं जो कि हो सकता है किसी न किसी वजह से बंद हो। बाकी ये मैं आपको फिगर दे रहा हूँ, ये चालू हालत में। हम ये इंश्योर कर रहे हैं कि जो भी तेल देंगे हम फ्यूल टैंक के अंदर ही देंगे, इसके अलावा बाहर हम तेल नहीं देंगे। नहीं तो फ्यूल टैंक के अंदर तो ओवर प्राइसिंग का कोई मतलब ही नहीं है। अगर कोई बाहर में ले जाके कोई ये करता है, बाहर में ले जाके बेचेगा तो उसके लिए क्राइसिस ग्रुप बने हुए हैं, डिस्ट्रिक्ट क्राइसिस ग्रुप, स्टेट क्राइसिस ग्रुप बने हुए हैं, उनको आप फोन करके बता सकते हैं। तो सुना आपने, अधिकारी ये कह रहे हैं कि पेट्रोल और डीजल की कोई कमी नहीं है। लेकिन जब हमारे संवाददाता ने भुवनेश्वर में पेट्रोल पंपों पर जाकर हालात देखे, तो वो इस दावे से अलग नजर आए। पेट्रोल पंपों पर लोगों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है, लेकिन अफवाह और पैनिक बाइंग के चलते, पेट्रोल पंपों पर तेल खत्म होने के चलते लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ये पूरी रिपोर्ट देखिए। उड़ीसा के भुवनेश्वर में भी तेल की कमी का असर दिखने लगा है। इस वक्त हम भुवनेश्वर के मुख्य इलाके चंद्रशेखरपुर में हैं, और इस तरफ हम देख सकते हैं कि गाड़ियों की कितनी भीड़ दिखाई दे रही है। गाड़ियों की कतारें जो हैं वो लंबी लंबी कतारें यहाँ पर दिखती हैं। कई गाड़ियां, चाहे वो 4 पहिया वाहन हो, चाहे वो 2 पहिया वाहन हो, लंबी कतारें दिखती हैं। जो लोग हैं वो परेशान दिख रहे हैं। अब इस वक्त इस पेट्रोल पंप का क्या हालात हैं, किस तरह की यहाँ पर स्थिति है, इस विषय पर बातचीत करेंगे जो पेट्रोल पंप के कर्मचारी हैं। अभी क्या सुविधा हो रही है, अभी क्या, कैसी भीड़ दिख रही है आप लोगों को? अभी तो थोड़ा नॉर्मल हो रहा है, पहले से 4-5 दिन से पहले अभी नॉर्मल थोड़ा है। अभी पेट्रोल पंप चल रहा है या अभी बंद है? अभी कुछ लोग बता रहे हैं मशीन बंद है। अभी पेट्रोल हमारा खत्म हो गया, गाड़ी तो आ रहा है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। क्या क्या सुविधा हो रही है भाई साहब, क्या क्यों पेट्रोल बंद हो गया है? पेट्रोल खत्म हो गया, कस्टमर को जो है सब ज्यादा पेट्रोल ले रहे हैं, इसलिए अब पेट्रोल खाली हो गया है। अभी गाड़ी आएगा 1 घंटे के बाद, उसके बाद हम तेल दे सकते हैं। अच्छा, क्यों इतनी भीड़ आप लोग देख रहे हैं? अचानक से भीड़ बढ़ गई, कोई अफवाह फैली है लग रहा है क्या? गवर्नमेंट ने जो बोल दिया तेल को संचय करो, ये बोल देते हैं तेल नहीं मिलेगा, कस्टमर बोल देते हैं तेल नहीं मिलेगा, इसलिए सब आदमी लाग पड़ते हैं हम तेल लेके घर में रख देंगे।
इसलिए वही गाड़ी हमारा तेल लोग के लिए प्रॉब्लम हो रहा है, हमको प्रॉब्लम है, हर आदमी को भी प्रॉब्लम हो रहा है। कोई समझना नहीं, बात नहीं है, सब बोल देते हैं, क्यों समझना था पता नहीं। अच्छा, डेली इतनी भीड़ दिखती है आप लोगों को? दिल्ली ऐसा नहीं है, और ये 2-3 दिन हो गया भीड़ जमाते और कुछ नहीं है। दिन का कितना खपत होता है आप लोगों का? दिन का कितना क्वांटिटी आप लोग बेचते हैं नॉर्मल डेज में? हमारा तो नॉर्मल डेज में 40,000 पेट्रोल बिक रहे थे, अभी हमारा 70,000 80,000 का दे रहा, डबल बेच रहे हैं। यानी डबल हो गया। हाँ। तो देखिए, पेट्रोल पंप के कर्मचारियों की ये बातचीत है कि ये डबल अब जो है वो पेट्रोल बिक रहा है। लोगों में एक चिंता है, कुछ लोगों से भी बात करेंगे। भाई साहब, क्या स्थिति देख रहे हैं? कितने देर से लाइन में लगे हैं आप लोग? अभी तो है 5 मिनट हुआ है। तो ये पेट्रोल, अभी यहाँ पर डीजल खत्म हो गया है, बता रहे हैं, मशीन बंद हो गया है। क्या अभी किन असुविधाओं का सामना आप लोगों को करना पड़ेगा? वो तो ट्रांसपोर्टिंग तो नहीं हो पाएगा ना, अभी यहाँ से वहाँ तक कहाँ कैसे जाएंगे। अचानक देखिए भीड़ जो है वो बढ़ गई, क्या रीजन सोच रहे हैं आप लोग, किस वजह से ये भीड़ इतनी बढ़ गई है? ये बोल रहे जो रूमर हुआ था ना, तेल खत्म हो जाएगा, नहीं मिलेगा, इसलिए सब बेकार में सब ये कर रहे हैं। क्या करना चाहिए लोगों को, क्या बताएंगे आप? तो क्योंकि घूम रहे हैं, आप देख रहे हैं स्थिति, क्या समझ पा रहे हैं? देखिए, मतलब सब घबरा के सब तेल डाल रहे हैं, मिल रहा है कि नहीं, तो चीज ना आराम से भी तो कर सकता है ना। देखिए, जो लोग हैं वो लोग ये साफ बता रहे हैं कि इस तरह की स्थिति जो है वो दिख रही है। अफवाह की वजह से ये स्थिति उत्पन्न हुई है, अफवाह की वजह से ही ये सुविधाएं दिख रही हैं। कुछ और भी लोगों से बात करेंगे। आप कहाँ से आए हैं भाई साहब? कितनी देर से खड़े थे लाइन में? आधे घंटे से। तो क्या स्थिति देख पा रहे हैं अभी? क्या बता रहे हैं लोग? पेट्रोल अवेलेबल नहीं है, पेट्रोल अवेलेबल नहीं है बोल रहे हैं। अचानक से देखिए भीड़ बढ़ी, पेट्रोल की कीमतें भी हैं जो वो बढ़ गई हैं, तो पेट्रोल की कीमतों के बढ़ने की वजह से भी कोई डिफरेंस आया है? इससे तो नहीं लगता है कि लोगों को बहुत ज्यादा लोगों की जो पैनिकी है, पैनिकी की वजह से सबने ओवरफिलिंग किया हुआ है, इसीलिए खत्म है। देख रहे हैं साफ कि किस तरह से यहाँ पर लोग जो हैं वो बसें भी हैं जो आकर के खड़ी हुई हैं। कितनी मुश्किलें हो रही हैं भाई साहब? हो रहा है भैया, कितनी देर से खड़े हैं? हो गया कहीं टाइम लग गया होगा। कितने देर, कितने घंटे हो गए होंगे, कितने मिनट हुए होंगे? टाइम बता नहीं पाएंगे हम। तो देखिए, आप तो बड़ी गाड़ियां लेकर घूम रहे हैं, कितनी असुविधाएं हो रही हैं? कितने का पेट्रोल डीजल मिल रहा है? डीजल यहाँ पे बहुत कम मिल रहा है अभी इस टाइम पे, इतना हैरान होना नहीं चाहिए था। लिमिट लगाया गया है कोई? कुछ नहीं, हम लोगों को कुछ कितने रुपए का दिया जाएगा, ये कोई निर्धारित किया गया है? 500, 2000? ऐसे ही कुछ नहीं हुआ है। मिडिल ईस्ट जंग शुरू होने के बाद दुनिया भर में तेल के दामों में तेजी से बढ़ोतरी आई है। अगर हम दुनिया की टॉप 10 इकोनॉमी वाले देशों को देखें तो भारत उस लिस्ट में सबसे मजबूत दिखाई देता है। आइए आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि दुनिया की टॉप 10 अर्थव्यवस्था वाले देशों में पेट्रोल और डीजल के दामों में कितनी बढ़ोतरी की गई है। सबसे पहले अमेरिका की बात करते हैं। अमेरिका में लगभग 44.5% बढ़ोतरी पेट्रोल के दाम में हुई है, वहीं 48.1% बढ़ोतरी डीजल के दाम में हुई है। चीन में भी लगभग 21.7% वृद्धि पेट्रोल के दाम में हुई है, 23.7% वृद्धि डीजल के दाम में हुई है। वहीं जर्मनी की बात करें तो 13.7% वृद्धि पेट्रोल के दाम में और 19.8% दाम डीजल के बढ़े हैं। लेकिन अगर भारत की बात करें तो इस पूरी लिस्ट में भारत ही एक ऐसा देश है जहां पर पेट्रोल और डीजल के दाम में महज 3.2% और 3.4% की वृद्धि हुई है। जापान की भी बात करें 9.7% वृद्धि पेट्रोल के दाम में हुई है और 11% दाम जो है वो डीजल के बढ़े हैं। इसके साथ साथ ब्रिटेन में 19.2% की वृद्धि पेट्रोल के दाम में हुई है, 34.2% डीजल के दाम बढ़े हैं। वहीं फ्रांस की बात करें तो 20% वृद्धि पेट्रोल के प्राइसेस में देखी गई है और डीजल के प्राइसेस लगभग 31% तक बढ़े हैं। इटली की बात करें तो 15.4% वृद्धि पेट्रोल के दाम में हुई है और 19.8% वृद्धि डीजल के दाम में हुई है। और इसके साथ साथ साउथ कोरिया में भी ऐसा ही देखा जा रहा है, 19% वृद्धि पेट्रोल और 26.2% वृद्धि डीजल के दाम में हुई है। तो लगातार सब देशों में जो दाम है वो 20% से भी ज्यादा बढ़े हैं, लेकिन भारत एक ऐसा देश है जहां पर 3% वृद्धि हुई है। अगर बात करें दुनिया की टॉप 10 इकोनॉमी वाले देशों में तो भारत की स्थिति मजबूत है। भारत में सबसे कम तेल के दामों में इजाफा देखने को मिला है। अगर इन सभी टॉप इकोनॉमी वाले देशों का एवरेज के मुकाबले भारत के तेल के दामों में कितनी
तेजी आई है, आइए आपको वो भी बताते हैं। तो भारत की बात करें तो भारत में अगर औसतन बढ़ोतरी जो हुई है वो 3.2% पेट्रोल के दाम में हुई और 3.4% डीजल के दाम में हुई है। और बाकी अगर औसत देखें बाकी कंट्रीज का तो उसमें जो बढ़ोतरी हुई है वो 21.8% पेट्रोल के दाम बढ़े हैं, वहीं डीजल के दाम लगभग 27.4% बढ़े हैं। तेल के संकट के चलते भारत के पड़ोसी देशों में अफरा तफरी मची हुई है। आलम यह है कि कहीं सरकारी अफसरों पर ट्रैवल को लिमिट लगानी पड़ रही है तो कहीं सरकारी दफ्तरों पर ताला लगाना पड़ रहा है और कहीं यूनिवर्सिटी और कोचिंग सेंटर तक बंद कर दिए गए हैं। भारत के पड़ोसी देशों में तेल संकट के बाद क्या कुछ पाबंदियां लगाई गई हैं, आइए आपको वो भी बताते हैं। पाकिस्तान की बात करें तो हफ्ते में 3 से 4 दिन तक वर्क फ्रॉम होम पाकिस्तान में इस वक्त किया गया है। कई ऐसे सरकारी दफ्तर हैं जहां पर काम करने के दिन अब कम कर दिए गए हैं। तेल संकट का असर किस तरीके से पाकिस्तान में देखने को मिल रहा है उसकी तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, उसकी बात आपको बता रहे हैं। वहीं इसके साथ साथ कई ऐसे सरकारी अफसर हैं जिनके गाड़ियों के काफिले को कम किया गया है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें श्रीलंका की तो कारों के लिए साप्ताहिक कोटा तय किया गया है, यानी कि किस हफ्ते में किस तरीके से कार चलेंगे उनके लिए बाकायदा एक कोटा तय किया गया है। यह श्रीलंका की तस्वीर है। इसके अलावा कई और देश हैं जहां पर इस तरीके की पाबंदियां लगाई गई हैं। अगर बात करें तो यूनिवर्सिटी और कोचिंग सेंटर बंद कर दिए गए हैं। इसके साथ साथ बाइक में सिर्फ आपको 2 लीटर पेट्रोल मिलेगा। आपकी अगर टंकी की क्वांटिटी ज्यादा है लेकिन उसके बावजूद आपको सिर्फ 2 लीटर पेट्रोल मिलेगा। कार की भी बात करें तो 10 लीटर की जो लिमिट है वो तय की गई है। बांग्लादेश की तस्वीर है, बांग्लादेश में कुछ इस तरीके की लिमिट्स लगाई गई हैं। तो ये लगातार लिमिट्स जो है वो अलग अलग कंट्रीज में लगाई गई है, लेकिन भारत में हालात अभी काफी बेहतर है जहां पर बढ़ोतरी कम है। इसके साथ साथ वर्क फ्रॉम होम अनिवार्य नहीं किया गया, लेकिन वर्क फ्रॉम होम के लिए बाकायदा ये कहा जा रहा है कि इनिशिएट लिए जाए ताकि ज्यादा से ज्यादा तेल के संकट से जो इस वक्त पूरी दुनिया जूझ रही है वो कम हो पाए। बात अब मध्य प्रदेश की करते हैं। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने भोजशाला को लेकर अपना फैसला सुना दिया है और यह बता दिया है कि भोजशाला मस्जिद नहीं बल्कि सनातनियों का मंदिर है, जिसके बाद आज सुबह से ही भोजशाला में हिंदू श्रद्धालुओं की कतार लगी हुई है। सुबह से ही भोजशाला में पूजा अर्चना की आवाज गूंज रही है। विधि विधान के साथ मां सरस्वती की वंदना की जा रही है। बाग देवी मंदिर परिसर में भक्तों के आने का सिलसिला लगातार जारी है। हिंदू श्रद्धालुओं ने मंदिर परिसर में हनुमान चालीसा का पाठ भी किया और वो ये कह रहे हैं कि कई सालों बाद ऐसा मौका आया जब बिना किसी रोक टोक के यहाँ पर दर्शन पूजन हो रहा है। भोजशाला परिसर जयकारों से गूंज रहा है। तो मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की तरफ से कल जो ऐतिहासिक फैसला सुनाया गया उसके बाद अब लगातार हिंदुओं की तरफ से मंदिर परिसर में आना जाना हो रहा है। वहां पर कुछ इस तरीके से पूजा अर्चना की जा रही है, जयकारे वहां पर सुनाई दे रहे हैं। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने भोजशाला के मंदिर होने पर मोहर लगा दी और इस फैसले के बाद हिंदू पक्ष के लोगों में उत्साह की लहर है। हाईकोर्ट ने अपने फैसले में एएसआई की रिपोर्ट को आधार माना और रिपोर्ट में मिले सबूतों के आधार पर ही भोजशाला को मंदिर करार दिया। इस फैसले के बाद इंडिया टीवी की टीम भी भोजशाला पहुंची और जहां हमें वो सभी सबूत दिखाई दिए जिनके आधार पर हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। ये पूरी रिपोर्ट देखिए। तस्वीरों में अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाऊंगा तो यहाँ वाग्देवी विराजती थी और तमाम जो ऐसे साक्ष्य हैं जिन वैज्ञानिक जांच और साक्ष्यों के दम पर ये साबित किया है, जिन्हें माना है अयोध्या फैसले को ध्यान में रखते हुए ये एएसआई की वैज्ञानिक सर्वे, उनकी फाइंडिंग्स, उनके साक्ष्य के आधार पर ये तय किया है और जो हाई कोर्ट है कि ये मंदिर है। हम खुद अब बात कर लेंगे जैन साहब से कि ऐसे कौन कौन से साक्ष्य है। सबसे पहले तो आपने कमल दल बताया जो अमूमन मस्जिदों में नहीं होता। ऊपर देखो कमल दल देखो। जी जी, ये तस्वीर है किसी मस्जिद में, मंदिर है और हाईकोर्ट ने भी माना कि मस्जिद में मीनार होती है, यहाँ मीनार नहीं है, यहाँ गुम्बज है, मंदिर है। ऊपर जो बना हुआ पूरा मंदिर का ही हिस्सा बना हुआ है। मैं आपको तस्वीरों में बहुत जल्द दिखाने की कोशिश करूंगा। एएसआई की रिपोर्ट जो इंडिया टीवी के पास मौजूद है, यहाँ पर 104 ये जगह जगह जो आपको खंभे दिखाई दे रहे हैं और सब में जो स्थापत्य जो कला है वो साफ तौर पर परमार कालीन है। यहाँ पर पहले ईंटों की मट्टी की दीवार बनाई गई थी, उसके बाद ईंटों की बेसाल्ट करके जो है 10वीं शताब्दी में इस्तेमाल किया गया था, 1034 में बनाया गया था। ये खंभे देखिए, इनकी जो डिजाइन है साफ तौर पर इनको एएसआई ने माना है ये परमार कालीन है। अगर आप देखेंगे हर खंभों पर इस तरीके की मूर्ति चिन्हित है। एएसआई ने साफ तौर पर अपनी फाइंडिंग्स में लिखा है चूंकि मस्जिदों में जो भगवान की मूर्ति, देवी देवताओं की मूर्ति या मानव की मूर्ति नहीं रहती है, इसलिए उन्हें चिजल्ड आउट किया। ये देखिए चिजल्ड आउट, उनको यहाँ से खरोचने की कोशिश की गई है जगह जगह। राजा भोज को माना जाता है ज्योतिष के बहुत प्रकांड विद्वान थे और ये यूनिवर्सिटी थी, संस्कृत की यूनिवर्सिटी थी नालंदा,
से बड़ी यूनिवर्सिटी और उनके बराबर यूनिवर्सिटी मानी जाती थी। और चूंकि ज्योतिष के जानकार थे, यहाँ पे आपको ये कालसर योग का जो पूरा मंत्र है ये स्थापित यहाँ पे दिखाई देगा तस्वीरों में। ये एक्सक्लूसिवली एएसआई की फाइंडिंग से साफ हुआ। और ये जो भाषा है अगर आप देखेंगे तो ये प्राकृत या पाली से मिली जुली भाषा है। इन 104 खंभों की मैं यहाँ पर आपको बात कर रहा था, चारों तरफ आपको वो 104 खंभे और 92 से ज्यादा मूर्तियां मिलेंगी। अब आपको मैं तस्वीरों में दिखा रहा हूँ जिन चूंकि वैज्ञानिक सर्वे के आधार पर ये पूरा का पूरा फैसला आया है। ये सामने सरस्वती माँ का कुंड था, यहाँ पर पूजा होती थी। और अब आपको जो तस्वीरें यहाँ पर मैं दिखाने जा रहा हूँ, इस कुंड में जो 4 पिलर्स जो लगे हुए थे जिनको तोड़ के लगाया गया, एएसआई की फाइंडिंग्स और जांच में जो साफ दिखाई दिया वो ये पिलर्स रही है। ऐतिहासिक रूप से बेहद बड़ी जो रिसर्च रही है जो 98 दिनों तक चली एएसआई की, ये आप तस्वीरों में देखेंगे। बीच में अगर आपको मेरे कैमरामैन प्रदीप दिखाएंगे तो ये यहाँ पर शंकर जी की बैठी हुई मूर्ति है। इन 4 पिलर्स को जो यहाँ यज्ञशाला में थे उन्हें खंडित किया गया। और आप तमाम पिलर्स में देखिएगा, इन तमाम पिलर्स में आपको यहाँ देवी देवताओं की मूर्तियां दिखाई दे रही हैं। कहीं भी देखिए आप, यहाँ पर ब्रह्मा की मूर्ति है, यहाँ पर नरसिंह की मूर्ति है। ये आप फिर पिलर का एक हिस्सा है जिसे खंडित किया गया था। ये फाइंडिंग्स में साफ तौर पर नजर आया। यहाँ पर अगली मैं आपको दिखाऊंगा जहाँ से स्थापित होता रहा है कि दरअसल ये पूरी तरीके से 1035 में बना हुआ एक बड़ी यूनिवर्सिटी थी। ज्ञान, विज्ञान, भूगोल तमाम विषय पढ़ाए जाते थे। ये हिस्सा अगर आप देखेंगे तो ये द्वारपाल बने हुए, हर मंदिर के प्रवेश द्वार से पहले द्वारपाल की तस्वीरें रहती थी। इन्हें भी चिजल्ड आउट किया गया है, खंडित किया गया है। ये देखिए ये मूर्ति और ये यहाँ पर ये 2 बनी हुई हैं, ये द्वारपाल की है। शंख आपको छोटा सा दिखाई देगा जो साफ तौर पर मंदिरों की निशानी है। और सबसे बड़े सबूतों में से एक, चूंकि ये संस्कृत की बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी थी, माँ सरस्वती वाग्देवी का मंदिर था, इसलिए जिस पारिजात मंजरी शिलालेख का एएसआई ने अपनी फाइंडिंग्स और सर्वे में लिखा है कि पारिजात मंजरी जो 11वीं शताब्दी के आसपास जो लिखा गया प्रमुख नाट्य है और जिसको लिखा था मदन गुरु ने, जो उस समय के परमारकालीन राजा हैं, उनके गुरु थे। यहाँ पर मैं आपको तस्वीरों में दिखाऊंगा, ये वो पारिजात मंजरी का शिलालेख है। ये ऐतिहासिक फाइंडिंग थी। और आपको मेरे कैमरामैन अगर दिखाएं ओम नमः शिवाय, ये साफ तौर पर अंकित है, पाली या प्राकृत भाषा में है। और जैसे अब हिंदी में, देवनागरी में हर वाक्य के बाद एक फुल स्टॉप का प्रयोग होता है, तो आप ये देखेंगे तो हर वाक्य के बाद फुल स्टॉप के रूप में गणेश जी छोटे छोटे यहाँ पर आपको गणेश जी बने हुए दिखाई देंगे। ये पारिजात मंजरी माना जाता है कि 10वीं शताब्दी से 11वीं शताब्दी के बीच में जो परमारकालीन राजा थे, राजा भोज के जो आगे के जो उनके राजा थे, उनके गुरु ने लिखा है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इसी प्राकृत भाषा में यहाँ ओम सरस्वती नमः ये लिखा हुआ है यहाँ पर। और यहाँ अगर आप देखेंगे ऐसे ही शिलालेख जो प्राकृत भाषा में लिखे हुए जगह जगह इस पूरे परिसर में माने गए। एएसआई की महत्वपूर्ण फाइंडिंग्स में से एक ये रहा है, ये चिजल्ड आउट किया गया है, इसको पूरी तरीके से तोड़ दिया गया है। दरअसल यहाँ पर माँ वाग्देवी की मूर्ति बताई जा रही है। यानी इन्हीं निष्कर्षों के आधार पर जो है वो एएसआई के इन्हीं निष्कर्षों के आधार पर अयोध्या मॉडल को मानते हुए हाईकोर्ट ने ये डिसीजन दिया है। भोजशाला को लेकर हाईकोर्ट के फैसले के बाद कोर्ट में याचिका दायर करने वाले कुलदीप तिवारी से इंडिया टीवी ने जब बात की तो उन्होंने कहा कि इसके लिए लोगों ने बड़ी परेशानियां उठाई हैं, लेकिन अंत में सत्य की जीत हुई है। ऐसे में जबकि राजा भोज परिसर मां सरस्वती का मंदिर बताया जा चुका है, हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। हमारे साथ कुलदीप तिवारी जी हैं जिन्होंने 2022 में पिटीशन दायर की थी और इस वक्त मुस्कुराहट भी दिख रही है, भाव भंगिमाएं बता रही हैं, खुशी भी है और आंसू भी है, जीत के सब कुछ कहेंगे। क्या कहेंगे, क्या भाव आ रहा है मन में? देखिए, ये एक ऐसा दिव्य और अवसर है हमारे लिए कि इसकी जो प्रतीक्षा है हम लोगों ने वर्षों से नहीं बल्कि सदियों से की थी।
सदियों से इसकी लड़ाई लड़ी गई है और धार के समाज ने लड़ाई लड़ी है। मुख्य रूप से आंदोलन को बढ़ाने का जो श्रेय है वो धार के समाज को जाता है, सर्वजन को जाता है। बहुत सारे लोगों ने इस पे गोलियां खाई हैं, 3 लोगों का बलिदान हुआ है, कई लोगों के ऊपर मुकदमे हुए हैं और बहुत सारे लोगों ने इसके लिए लाठियां खाई हैं, जीवन बलिदान दे दिया है। आज जो हाईकोर्ट, माननीय हाईकोर्ट का जो फैसला कल आया था, उसके अंतर्गत आज मैं भोजशाला में दर्शन करने आया हूं। मैं पहले भी कई बार आ चुका हूं और इस पावन धूल को, माता सरस्वती की चरण रज को मैं प्रणाम करने आया हूं, महाराजा भोज के रज को प्रणाम करने आया हूं। आज जो कल निर्णय के बाद जो यहाँ पर होली दिवाली मनी थी, वो जाहिर सी बात है खुशी की बात भी होगी और भाव की भी बात हो। बहुत लोगों के, बहुत महिलाओं के, लोगों के आंसू निकल रहे थे कल, वो तेजी से रो रहे थे, मतलब वो अपने भावनाओं को संभाल नहीं पा रहे थे कि इतने लंबे संघर्ष के बाद उनको सफलता प्राप्त। अब आप लोगों की क्या मांग है अंदर, क्या आप कह रहे हैं कि क्या क्या होना चाहिए? देखिए, सबसे पहली बात तो ये, क्योंकि अब ये पूरी तरीके से मंदिर परिसर है और जो कलंक था इसमें कमाल मौला नाम का जो जुड़ा हुआ था वो हट गया है। तो अब जो 300 क्षेत्र, देखो भोजशाला का जो परिसर है वो भोजशाला के जो भवन बना है उसकी परिधि में 300 मीटर का जो एरिया है, रेडियस है, तो 300 मीटर के रेडियस में जो पूरा है वो भोजशाला का परिसर है। तो वहां पर जो भी कोई अगर अतिक्रमण होता है या किसी भी प्रकार का वहां पे कोई कब्जा होता है तो वो भी हटाया जाना चाहिए, पहली बात, क्योंकि वो लिखित तौर पे दस्तावेज, तो मस्जिद है अभी और कुछ कमरे भी हैं वहां, तो उस परिसर में अब उस पर विचार करेंगे। लेकिन जो हम अपना पक्ष बता रहे हैं कि जो भोजशाला परिसर के 300 मीटर का जो क्षेत्रफल है वो दस्तावेजों में दर्ज है, वो भोजशाला परिसर के रूप में काउंट होगा। अब एक कमाल मौला मस्जिद बन चुकी है, उसके अंदर कॉर्नर में एक है और कुछ कब्रें भी हैं, उनको हटाने की बात कर रहे हैं। हमारे ख्याल से जो कब्र वगैरह बना हुआ है, पहली बात तो वो कब्रें नहीं है, वो जो नाथ संप्रदाय में जो हमारे लोग हैं उनकी समाधियां बनी हुई हैं, जो हमारे लिए पूज्य हैं। इसके अलावा वहां पर जो प्राचीन दस्तावेज के आधार पर कोई भी अतिक्रमण, कोई भी दुकानें या कोई भी कुछ चीज नहीं बन सकता था। यदि इस प्रकार का कोई अतिक्रमण है अब तो वो हटाया जाना चाहिए। अभी मैं प्रारंभिक रूप से केवल इतना कहूंगा। और इसके बाद जब हम भोजशाला परिसर के अंदर प्रवेश करते हैं, क्योंकि अब वो मंदिर है, स्थापित हो चुका है और कोर्ट ने न्याय की मुहर लगा दी है, तो अब मंदिर को मंदिर के रूप में प्रतिष्ठित होना चाहिए। तो वहां पर जितने भी ऐसे प्रतीक चिन्ह हैं जो बाद में लगाए गए थे और जो मंदिर के ऊपर कलंक हैं, जिस प्रकार से जो संस्कृत के अलावा कुछ अरेबिक या उर्दू में जो भी वो एक मेहराब टाइप की बनी हुई है उसमें कुछ लिखा हुआ है, या जो माता सरस्वती का जो गर्भगृह है तो उसके राइट हैंड साइड में कुछ सीढ़ियां बना करके व्यवस्था, सिंहासन टाइप का व्यवस्था की गई है। हाँ, तो वो सब चीजें मंदिर परिसर का हिस्सा नहीं है और मंदिर के नाम पे कलंक है। तो अब क्योंकि एएसआई को इसका संरक्षण करना है तो हमको कानूनी प्रक्रिया ही पालन करनी है। तो हम एएसआई से भी इसके लिए निवेदन करेंगे कि वो जो चीजें हैं जो मंदिर परिसर के या मंदिर की भावना के या मंदिर के नेचर से हट करके चीजें, उन सभी को हटाया जाए, उन सभी की कोई आवश्यकता वहां पर नहीं है। तो इसके लिए हम पूरा प्रयास करेंगे। भोजशाला को लेकर हाईकोर्ट का ऐतिहासिक फैसले के बाद धार में सुरक्षा व्यवस्था भी चाक चौबंद कर दी गई है। धार में पुलिस के साथ ही रैपिड एक्शन फोर्स की भी कई कंपनियां तैनात की गई हैं। शहर में जगह जगह पर फ्लैग मार्च निकाले जा रहे हैं। इसके साथ ही लोगों से किसी भी अफवाह पर ध्यान न देने की अपील भी की जा रही है। भोजशाला का फैसला आने से पहले ही शहर में प्रशासन अलर्ट मोड में है। फैसले के बाद किसी तरह की अफवाह या साजिश के जरिए हालात को बिगाड़ने वालों पर पैनी नजर रखी जा रही है। फ्लैग मार्च के साथ ही सोशल मीडिया पर भी निगरानी रखी जा रही है। प्रशासन भी बार बार लोगों से शांति बनाए रखने की अपील कर रहा है। मध्य प्रदेश के धार में स्थित भोजशाला एक ऐतिहासिक और धार्मिक परिसर है, जिसे लेकर हिंदू और मुस्लिम पक्षों के बीच लंबे समय से विवाद चल रहा है। इतिहासकारों के मुताबिक भोजशाला का संबंध परमार वंश के राजा भोज से माना जाता है, जिन्होंने 11वीं सदी में धार को शिक्षा और संस्कृति का एक बड़ा केंद्र बनाया था। हिंदुओं और हिंदुओं से जुड़े संगठन का दावा है कि यहाँ मां सरस्वती की पूजा होती थी और ये संस्कृत अध्ययन का प्रमुख स्थान था। लेकिन मुस्लिम समुदाय इसे नहीं मानता। इस विवाद में मुस्लिम समुदाय इसे कमाल मौला मस्जिद बताता रहा है। लेकिन कोर्ट के आदेश के बाद अब मुस्लिम पक्ष को भोजशाला परिसर में नमाज पढ़ने की इजाजत नहीं होगी और हिंदुओं को पूर्ण रूप से नियमित पूजा का अधिकार दे दिया गया है। तो लगातार जो विवाद चल रहा था, अब उस पर हाईकोर्ट ने भी अपनी मोहर लगा दी है और इसे मंदिर परिसर करार दिया है। भोजशाला मस्जिद नहीं मंदिर है। हाईकोर्ट के इस फैसले का विरोध सिर्फ मुस्लिम संगठन और एआईएमआईएम ही नहीं कर रही, बल्कि कांग्रेस पार्टी भी कर रही है। कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने अदालत के फैसले पर सवाल उठाए और कहा कि ऐसा सबूत नहीं है जो साबित करे कि वो जगह मंदिर था। ये कहा जा रहा था कि नहीं, ये हमेशा से एक मंदिर था और ये मंदिर ही रहेगा। वहाँ
जो फैसला हुआ है वो बाबरी मस्जिद से अलग इसलिए है कि उस फैसले में कुछ कम और बेश ये कहा गया है कि ये जो यहाँ पर जो इमारत थी वो एक मंदिर था, मंदिर है। ये बात एविडेंस में कहीं नहीं थी कि ये मंदिर था। वहाँ आज तक उन्होंने ये एविडेंस नहीं प्रोड्यूस की है कि यहाँ पर कोई मंदिर था, वो मंदिर तोड़कर यहाँ मस्जिद बनाई गई। और एएसआई का अपना ऑब्लिगेशन है कि वो कैरेक्टर को बदलने ना दें। एएसआई का अपना ऑब्लिगेशन है। तो जो ऑब्लिगेशन 15 अगस्त 1947 का प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में ऑब्लिगेशन है, वो एएसआई का ऑब्लिगेशन उस दिन से होता है जिस दिन से नोटिफिकेशन हो। और धार की प्रॉपर्टी, धार की मस्जिद का नोटिफिकेशन 1904 में हुआ था। तो 1947 तो बहुत बाद की बात है। 1904 में ही उनको प्रिजर्व करने का ऑब्लिगेशन था और उस ऑब्लिगेशन को नजरअंदाज किया गया है। बात अब नीट पेपर लीक मामले की करते हैं, जिसके मास्टरमाइंड को सीबीआई ने अरेस्ट कर लिया है और आज पीवी कुलकर्णी और मनीषा वाघमारे को कोर्ट में पेश किया गया है। सीबीआई ने दोनों आरोपियों की 14 दिन की रिमांड की मांग की है, जिसको लेकर कोर्ट का फैसला फिलहाल आना बाकी है। पेपर लीक का मास्टरमाइंड केमिस्ट्री का रिटायर्ड लेक्चरर पीवी कुलकर्णी है। इससे पहले सीबीआई की पूछताछ में कई बड़े खुलासे होने का दावा भी किया जा रहा है। सीबीआई की टीम लातूर में मौजूद है और खबर है कि फेमस आरसीसी इंस्टीट्यूट में संचालक के साथ कुछ पेरेंट्स और स्टूडेंट से भी पूछताछ की गई है। तो आरोपी पीवी कुलकर्णी और मनीषा वाघमारे को राउस एवेन्यू कोर्ट में आज पेश किया गया और अभी कुछ ही देर में फैसला आएगा। और फैसला क्या होगा, क्योंकि 14 दिन की रिमांड की मांग की गई है। अतुल भाटिया मेरे सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। अतुल, क्या इस वक्त अपडेट है? दोनों को कोर्ट में पेश तो किया गया है और 14 दिन की रिमांड की मांग भी की गई है। कितनी देर में फैसला आने की उम्मीद है? देखिए गौनिका, 5 बजे कोर्ट इस पर अपना आदेश देगा, क्योंकि सीबीआई ने अब से कुछ देर पहले जो केमिस्ट्री लेक्चरर हैं पीवी कुलकर्णी और इसके अलावा मनीषा वाघमारे को यहाँ राउस एवेन्यू कोर्ट में पेश किया है। जबकि जो बॉटनी की टीचर है मनीषा गुरुनाथ, क्योंकि उनको महाराष्ट्र से ट्रांजिट रिमांड पर लेकर आया जाएगा, तो कल उम्मीद है कि उनको राउस एवेन्यू कोर्ट में सीबीआई पेश करेगी। लेकिन अभी जो सीबीआई ने यह कोर्ट में बताया कि जो नीट प्रश्न पत्र था उससे जुड़े सब्जेक्ट एक्सपर्ट थे पीवी कुलकर्णी, और जो मनीषा वाघमारे हैं वो जिन स्टूडेंट्स के पास पैसा था, जो नीट के एग्जाम जिन्होंने देना था और जिनके पास पैसा था, ऐसे लोगों को ढूंढ जो है वो मनीषा वाघमारे रही थी और वही उनसे पैसा इकट्ठा कर रही थी। यही कारण है कि उनके अकाउंट को, जो मनीषा वाघमारे है उसके अकाउंट को भी सीबीआई ने सीज किया है। काफी पैसा उनके अकाउंट से मिला है। तो पूरी इन्वेस्टिगेशन सीबीआई ने यहां पर कोर्ट को बताई और कोर्ट में कहा कि इन लोगों की इन्वॉल्वमेंट काफी ज्यादा है, क्योंकि जो मनीषा वाघमारे है वो पैसा इकट्ठा कर रही थी, बाकी उनके अकाउंट से भी काफी पैसा मिला है। और पीवी कुलकर्णी जो कि केमिस्ट्री के लेक्चरर है और इसके अलावा वो जो नीट प्रश्न पत्र है उसके सब्जेक्ट एक्सपर्ट भी थे। कोर्ट में यह भी बताया गया कि जो बॉटनी की टीचर है मनीषा गुरुनाथ, उनको भी सीबीआई ने अरेस्ट किया है और कल उनको कोर्ट में पेश किया जाएगा। तो अभी क्योंकि दोनों की 14 दिन की रिमांड सीबीआई ने मांगी है, 5 बजे ये स्पष्ट हो जाएगा कि कितने दिन का रिमांड जो है वो सीबीआई को मिलता है। लेकिन पूरा जो रोल बताया कोर्ट के अंदर, सीबीआई ने कहा कि इनको कई जगह लेकर जाना है, इनके पास प्रश्न पत्र जो है वो इन्होंने कैसे आगे पहुंचाया, कैसे इन्होंने ऐसे स्टूडेंट्स तक ये पूरे क्वेश्चन पेपर पहुंचाए, इसकी पूरी जो जांच है वो सीबीआई कर रही है। कई जगह इनको लेकर जाना है और कई स्टेट में लेकर जाना है, तो पूरी इन्वेस्टिगेशन इसमें करनी है और कई बड़े खुलासे होंगे और कई और भी गिरफ्तारी इस पूरे मामले के अंदर हो सकती है। ये भी सीबीआई ने राउस एवेन्यू कोर्ट को कहा। तो अभी 5 बजे का जब कोर्ट अपना फैसला सुनाएगा। अभय पराशर भी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। अभय, किस किस का क्या क्या रोल सामने आया, क्योंकि जो टीचर्स पेपर बना रहे थे वही टीचर्स पेपर लीक कर रहे थे और बाकायदा स्टूडेंट्स को टारगेट किया जा रहा था। जो कमजोर स्टूडेंट्स थे उनको टारगेट करके उनको ये पेपर्स बेचने की तैयारी की जा रही थी। कौन कौन इसमें और शामिल है, किस किस का क्या क्या रोल इसमें सामने आया है? देखिए बिल्कुल गौनिका, आज सबसे बड़ी गिरफ्तारी हुई है, ये दूसरी मास्टरमाइंड है मनीषा गुरुनाथ मांगरे, जो जिनकी गिरफ्तारी की गई है, ये दूसरी मास्टरमाइंड है और ये बॉटनी और जूलॉजी की एक सीनियर टीचर है, पुणे की रहने वाली है। ये भी पीवी कुलकर्णी के साथ मिलकर पुणे के अंदर जिस इंस्टीट्यूट में छात्रों को पेपर लीक करवाए जा रहे थे, उसमें केमिस्ट्री के सवाल जो है वो पीवी कुलकर्णी ने लीक करवाए। साथ ही क्योंकि ये पुरानी टीचर है और एनटीए ने इस पूरे एग्जामिनेशन के प्रोसेस में एक्सपर्ट के तौर पर मनीषा गुरुनाथ जो है इनको अपॉइंट किया था। इसने पीवी कुलकर्णी के साथ मिलकर, और इसमें जो एक सूत्रधार है जो कि पुणे से पहले गिरफ्तार हुई है, एक ब्यूटिशियन मनीषा वाघमारे, उसके रेजिडेंस पर एक कोचिंग क्लास खोला, स्टूडेंट्स को
मोबिलाइज किया मनीषा वाघमेरे ने, और वहां पर ये दोनों टीचर, जिसमें पीवी कुलकर्णी जो सबसे बड़ा मास्टरमाइंड है, जिसको पहले गिरफ्तार किया गया, एक रिटायर्ड टीचर है, एनटीए ने उसको एज ए एक्सपर्ट के तौर पर रखा था, तो वहीं दूसरी मनीषा गुरुनाथ जो है, ये बॉटनी और जूलॉजी की सीनियर टीचर है। ये इसको दिल्ली से गिरफ्तार किया गया, इससे लगातार पूछताछ की जा रही थी। जूलॉजी और बॉटनी का जो पेपर था वो इसको अच्छे से इसने एक्सेस कर लिया था, बाकायदा जो है हैंड रिटन लिखवाया गया, नोट डाउन करवाया गया छात्रों को, उनके करेक्ट आंसर लिखवाए गए। तो फिलहाल अब तक जो पेपर खरीदने वाले आरोपी गिरफ्तार हो रहे थे, उसके बाद 2 किंगपिन पीवी कुलकर्णी और मनीषा रघुनाथ, जो कि पूरे मास्टरमाइंड हैं, ये वो लोग हैं जो कि एनटीए ने अपनी तरफ से सुचारू रूप से एग्जामिनेशन को करवाने के लिए इनको अपॉइंट किया था। पहले भी ये एनटीए के प्रोसेस के अंदर जुड़े रहे हैं, इसी वजह से इनको अपॉइंट किया गया। लेकिन इन्होंने एक तीसरी जो वहां की लोकल रेजिडेंस थी मनीषा, उसको कहा कि जो भी अभ्यर्थी पैसा दे सकते हैं उनका चयन करें, उनको बताए कि 2 ऐसे टीचर हैं जो पैसों में उनको नीट के कोच बता सकते हैं। उसके बाद एक बाकायदा स्पेशल क्लासेस के नाम पर कोचिंग सेंटर शुरू किया, और वहां पर इन दोनों टीचर्स ने मिलके एनटीए ने जिनको रखा था, स्टूडेंट्स को सवाल बताए, जवाब बताए, और फिलहाल ये सूत्रधार है। एक और प्रोफेसर है, वो भी सीबीआई की रडार पर है। सूत्रों का कहना है कि पूरे मामले में एक और बड़ी गिरफ्तारी की जा सकती है। एक एक करके कड़ियां जुड़ रही हैं। अभी एक एक करके जो प्रोफेसर इसमें इंक्लूड थे, उनको अब गिरफ्तार किया जा रहा है। 2 लोग पहले अरेस्ट हो चुके हैं, जिस तरह आप बता रहे हैं मनीषा गुरुनाथ, उनकी भी अरेस्टिंग हो गई है, उनको भी अब जल्दी दिल्ली लाया जाएगा। और इसके साथ साथ एक और प्रोफेसर को अब अरेस्ट किया जा सकता है, जैसा अभी जानकारी दे रहे हैं। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, अतुल और अभय, हमारे साथ जुड़ने के लिए। नीट पेपर लीक मामले में गुरुग्राम के यश से पेपर खरीदने वाले विकास विवाल और उसके पूरे परिवार को लेकर भी सनसनीखेज खुलासा सामने आने के बाद एसएमएस मेडिकल कॉलेज की स्टूडेंट पलक विवाल कॉलेज नहीं आ रही है। इसको लेकर जब हमारे संवाददाता ने एसएमएस मेडिकल कॉलेज की एडिशनल प्रिंसिपल से बात की तो उन्होंने क्या कहा, आइए आपको सुनाते हैं। नीट पेपर लीक मामले के बाद जम्वा रामगढ़ का जब कनेक्शन निकला तो विवाल परिवार पूरी तरीके से गायब हो गया। पलक विवाल जो कि एसएमएस मेडिकल कॉलेज की स्टूडेंट है, वो भी यहाँ पर नहीं आ रही है। हमारे साथ मोनिका जैन जी मौजूद है, उनसे बात करते हैं। मैम, पलक विवाल यहाँ पर स्टूडेंट है, कब से नहीं आ रही है? पिछले आज 3रा दिन है जब वो नहीं आई है। लास्ट 2 डेज से नहीं आ रही थी, कल मैंने पता किया था। और बाकी वो वैसे रेगुलर स्टूडेंट है, फर्स्ट MBBS में है। लास्ट जो नीट यूजी हुआ था उसमें वो एडमिटेड है, अभी फिलहाल वो फर्स्ट MBBS में। रीज़न क्या दिया है ना आने का, कोई एप्लीकेशन वगैरह? यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर लीव लेते हैं, कोई अगर मेडिकल लीव होती है तो वो इन्फॉर्म करते हैं। फिलहाल पलक ने अभी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी कि वो छुट्टी पे रहेंगी, ना हॉस्टल वार्डन को ना हमें। मेडिकल कॉलेज भी कोई इस तरीके की कोई जांच करेगा क्या कि इस तरह की बातें आ रही नीट पेपर को लेकर? बस जब तक हमारे पास कोई इंस्ट्रक्शन नहीं आ जाता, क्योंकि वो तो उस परिवार का एक सदस्य हैं, वो उसमें इन्वॉल्व है नहीं है, उनका सिलेक्शन उसकी वजह से ही हुआ है या नहीं हुआ, इसका जब तक कोई डेफिनेटिव डायरेक्शन हमारे पास नहीं आएगा कहीं से भी रेगुलेटरी अथॉरिटी से, हम अपने आप अपनी तरफ से कुछ नहीं करेंगे। आप लोगों ने कोई बातचीत करने की कोशिश की क्या पलक से कि इतनी चीज़ें सोशल मीडिया में आ रही हैं या टीवी पे आ रही है, अखबार में आ रही हैं, एसएमएस मेडिकल कॉलेज का नाम आ रहा है, तो आप लोगों ने अपनी तरफ से कोई बातचीत की? देखिए, अब पलक से डेफिनेटली कोई बात नहीं हुई है, और पलक के अलावा उसकी फ्रेंड्स से ज़रूर मैंने बात करने की कोशिश की थी कि मैं जानूं कि कैसी है पलक लड़की। साथ में टीचर्स से भी बात करने की कोशिश की थी कि उनका परफॉर्मेंस कैसा है। तो जैसे एवरेज स्टूडेंट्स आके परफॉर्म करते हैं वैसे ही पलक का है। साथ में वो गेम्स में भी पार्टिसिपेट करती थी, उन्होंने भी स्पोर्ट्स का जो हुआ था उसमें भी करती थी, और एक नॉर्मल एवरेज लड़की है और अच्छे से बिहेव करती है। कभी कोई ऐसा डिसिप्लिनरी एक्शन भी नहीं हुआ उसके ऊपर। मतलब हमारे हिसाब से एक बिल्कुल नॉर्मल गर्ल चाइल्ड है, यहाँ की स्टूडेंट है। सवाई मानसिंह अस्पताल मिलना, सरकारी स्कूल मिलना, अपने आप में कॉलेज मिलना एक बहुत बड़ी बात होती है, और वो भी जब इतना बड़ा पेपर लीक का मामला चल रहा हो, ऐसे में उसकी पढ़ाई लिखाई, जो उसकी जो काउंसलिंग हुई, तमाम चीज़ों पे ध्यान जाता है। आप लोगों ने कुछ फोकस किया है कि भाई ठीक है किस तरीके से है उसका बिहेवियर, या कुछ ऐसा सस्पिशियस लगा हो कभी कुछ? मैं यही आपको बता रही हूँ बार बार कि हमारे यहाँ पे बच्चा अगर आ जाता है और मान लीजिए कि उसने कोई, उसके फादर ने पेपर लीक किया हो, तो आने के बाद अगर वो बच्चा अच्छा परफॉर्मेंस नहीं देता और फिर भी इलीगल मीन से एंटर हुआ है, तो नेचुरली यहाँ पे भी वो बहुत बिलो एवरेज में आती। लेकिन वो पढ़ने वाली छात्रा है, मैं बार बार आपको यही कह रही हूँ कि वो पढ़ने वाली छात्रा है, उसका परफॉर्मेंस एवरेज रेट्स में आता है।
मई का महीना खत्म नहीं हुआ और यूपी का इलेक्शन शुरू हो गया। 4 मई को बंगाल चुनाव का रिजल्ट आया था और बंगाल के बाद यूपी की तैयारी में बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। धार की भोजशाला पर हाईकोर्ट के फैसले के बाद हिंदू उमड़ रहे हैं। क्या ये बीजेपी के लिए अयोध्या का अगला सीक्वल बनेगा? भोजशाला के वर्डिक्ट में इतना पोटेंशियल है कि वो 70% हिंदुओं को एक साथ ला सकता है। 80% हिंदू किधर है, 20% मुसलमान किधर है? 80-20 वाली तस्वीर जैसे जैसे साफ हो रही है, 26 से 29 की पिक्चर क्लियर होती जा रही है। बीजेपी 80-20 में से 80 पर फोकस कर रही है। विरोधियों के लिए पूरा 20 का 20 छोड़ रही है। विरोधी उसी 20 में उलझ रहे हैं और बीजेपी मैदान मार रही है। बंगाल में यही हुआ था, अब उत्तर प्रदेश में यही होता दिख रहा है। योगी आदित्यनाथ 27 में होने वाले यूपी के दंगल के लिए निकल पड़े हैं। विरोधी अभी कुछ तय नहीं कर पा रहे हैं। पहले होता क्या था, यही पैसा जाता था कहां? कब्रिस्तान की बाउंड्री वॉल के लिए। कब्रिस्तान की बाउंड्री के नाम पे करोड़ों रुपया चला जाता था। आज वही पैसा, हमने कहा पहले मंदिर में लोग जाते हैं, मंदिरों की सुंदरीकरण के कार्य में पैसा लगना चाहिए। क्या बीजेपी बंगाल फार्मूले से यूपी जीतने वाली है? क्या बीजेपी को यूपी में 282 सीटें मिलने वाली हैं? बंगाल में बीजेपी ने 70% हिंदू वोट पर भरोसा किया और बीजेपी को एग्जैक्ट 70% सीटें मिली। बंगाल में बीजेपी ने विधानसभा की 293 सीटों में से 207 सीटें जीती। परसेंटेज में कैलकुलेट करें तो बंगाल में ठीक 70% सीटें बीजेपी को मिली। अगर यही फॉर्मूला यूपी में लग जाए तो यूपी विधानसभा की 403 सीटों में से 70% 282 सीटें होती हैं। 70% हिंदू वोट पर फोकस करके बीजेपी जब बंगाल में 70% सीटें जीत सकती है तो यूपी में भी हो सकता है। अभी आपने बंगाल के अंदर के परिणाम को देखा होगा। बंगाल, पूरा देश अभिभूत है बंगाल में भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलने पर, क्योंकि बंगाल में आज सुरक्षा का माहौल बना है। रहे आप गोरखपुर में रहे हैं, रहने के लिए कोई मुंबई में होगा, कोई बेंगलुरु में होगा, कोई सूरत में होगा, कोई हैदराबाद में होगा, लेकिन वह खुश है कि बंगाल का भाई भी अब सुरक्षित हो गया है, अब कोई शोषण नहीं कर पाएगा वहां पर भी। बंगाल में यूपी से ज्यादा मुसलमान थे। बंगाल में यूपी से ज्यादा पोलराइजेशन था। बंगाल में बीजेपी के सामने ज्यादा स्ट्रांग लीडर थी। फिर भी वहां बीजेपी ने 70% सीटों का बैरियर तोड़ दिया। जो बंगाल में हो सकता है वो यूपी में और भी आसानी से हो सकता है। बंगाल में 70-30 था, यूपी में 80-20 है। 80 में से 10 विरोधी खेमे में चले गए तो बीजेपी के पास 70 बचता है। यूपी में बीजेपी पहले भी ऐसा कर चुकी है। 2017 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 403 सीटों में से 312 सीटें जीती थी, जो कुल सीटों का 77% थी। 2022 के यूपी चुनाव में बीजेपी को 255 सीटें मिली थी, जो कुल सीटों का 63% थी। 2022 के यूपी चुनाव में एक गलती हुई थी। 22 में यूपी के कुछ हिंदुओं ने जातियों में बंटकर वोट किया। 24 में यही रिपीट हुआ, जिससे बीजेपी की सीटें घटी और सपा की सीटें बढ़ गईं। 22 के यूपी विधानसभा चुनाव में सपा विधायकों की संख्या 47 से बढ़कर 111 हो गई थी। 24 के लोकसभा चुनावों में सपा के सांसदों की संख्या 5 से बढ़कर 37 हो गई थी। हिंदुओं को जाति में बांटने की कोशिश अभी भी चल रही है। वीआईपी पार्टी के मुकेश सहनी बिहार चुनाव में अपनी दाल नहीं गला पाए। अब वो यूपी के निषाद और मल्लाह वोट बांटने के लिए यूपी में मिर्जापुर और जौनपुर के चक्कर काट रहे हैं।